मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरेया। Come on, you can do it. Yes, you can do it मेरे बच्चे। लास्ट पेपर है, आग लगा देनी है जी, टेंशन नहीं लेने बिल्कुल भी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु जी की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम जी। चलो बहुत वधिया होना चाहिए। तेरे बच्चा कह रहा है सर बहुत टेंशन हो रही है, ऐसी की तैसी टेंशन की। टेंशन नहीं लेनी सर, इतनी बढ़िया तैयारी की, अब टेंशन मतलब बस लग जाओ जी। चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़रूरी है आज आपका जी। तो मैं अब ये सोच रहा था कि बच्चों के लिए क्या करूँ, बट मेरे को लगा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार मैं कैसे पीछे रह गया। तो जो मैंने 10-11 अमेंडमेंट क्लास डाली थी, अब वो देख तो आप सकते नहीं, आपने देखी है नहीं देखी मुझे नहीं पता। अब वो सारी अमेंडमेंट में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 अमेंडमेंट है ना, बस मैं 30 मिनट आपके लूँगा। 30 अमेंडमेंट जो होंगी वो 30 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जी। और कोई बड़ी बात नहीं, परसों के एग्जाम में जब आप पेपर दोगे, इसमें कई सारी अमेंडमेंट्स आपको देखने को बन सकती हैं जी। मैं वीडियो अपलोड क्यों कर रहा हूँ, मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न है कि आप स्पीड फास्ट करके भी सुन सकते हो, ठीक है। बट ये देखनी जरूर है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, टोटल 30 अमेंडमेंट है, डीटी और आईडीटी दोनों में, वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ जी। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, कस्टम में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है जी। कस्टम की रिवीजन क्लास आप देख सकते हो, सिंगल अमेंडमेंट भी कस्टम में नहीं है। अब अगर सप्लीमेंट भी चेक करोगे अपने आईसीएस को, उसमें कोई कस्टम की अमेंडमेंट आपको नहीं मिलेगी जी, ठीक है जी। अब इनकम टैक्स और जीएसटी में जो फटाफट से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 30 मिनट में आपके लूंगा, सारी फटाफट से रिवाइज करते हैं, डन है जी, ताकि आपको टेंशन ही ना हो कि यार हाय अमेंडमेंट कैसी थी याद नहीं आ रही, ठीक है। आओ जी फटाफट से आओ जी, नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी। बाकी कल सुबह हम 11 बजे मिलेंगे लिमिट्स के लिए, कल सुबह 11 बजे लाइव मिलेंगे लिमिट्स के लिए। पहले लिमिट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं डाउट्स के लिए लाइव बैठा रहूंगा। आप मेरे को कहोगे ना रात को 2 बजे तक लाइव बैठना, मैं 2 बजे तक भी लाइव बैठूंगा जी। आपके डाउट सिंगल नहीं बचेगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। आओ जी फटाफट से एक बार अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जी। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, फटाफट से आने वाले 30 मिनट मेरे बच्चे मेरे बाबू खड़े होकर बैठो। शाबाश 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 शाबाश, बस बस पेपर खत्म होने वाले हैं सर, आग लगा दो इस पेपर के अंदर। बस यही पेपर है, ये सोच के तैयारी करो कि भाई साहब ये सबसे बेस्ट पेपर देना है मुझे, चाहे 3 पेपर कैसे भी हुए ना, इसमें मुझे जबरदस्त तैयारी करनी है। मुझे प्राउड फील करवाना है अपने टीचर को भी और अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। हारना नहीं है, बस कुछ घंटे की बात रह गई है। शाबाश मेरे बच्चे, कुछ घंटे की बात है, बस 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 खत्म है जी। इधर देखो ध्यान से, सुपर फास्ट अमेंडमेंट में रिवीजन करवाने जा रहा हूं जी। स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट होगी, स्पीड को मेरी पकड़ के चलना, क्योंकि अमेंडमेंट ऑलरेडी डिटेल में हम पहले कर चुके हैं। मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, आपको रिकॉल कराऊंगा कि याद करो अमेंडमेंट क्लास में हमने किया था जी, ठीक है। आओ जी एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1 क्या निकल के रहे? अमेंडमेंट नंबर 1 पहली बात हमारे परसों के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 एप्लीकेबल होगा। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22-23 एप्लीकेबल होगा। अमेंडमेंट 1 तो ये है, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23। छोटी सी माइनर सा चेंज है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इस बेस के ऊपर बनेंगे। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है? अमेंडमेंट नंबर 2 कंपनी वाले केस में जो आप टर्नओवर चेक करते थे 400 करोड़ वाली, वो 18-19 की चेक नहीं करनी है, अब 19-20 की चेक करनी है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो रेट 25% होगा, अगर 400 करोड़ से ऊपर होगी रेट 30% होगा। तो 18-19 की टर्नओवर अब चेक नहीं करनी, 19-20 की टर्नओवर चेक करनी है। अमेंडमेंट नंबर 2 ये है जी। अमेंडमेंट नंबर 3 पे आओ जी। अमेंडमेंट नंबर 3 हमारी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर है। याद करो कंपनी वाले केस में रिटर्न फाइल कब करनी है? 31 अक्टूबर, ठीक है जी। ऐसे पर्सन जिनका ऑडिट कंपलसरी है, रिटर्न फाइल कब करनी है? 31 अक्टूबर। ऐसे पार्टनर जिनकी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है, रिटर्न फाइल कब करनी है? 31 अक्टूबर। ऐसे पार्टनर की स्पाउस जिनके ऊपर सेक्शन 5A एप्लीकेबल होगा। याददार आपको मैंने कहा था पुर्तगालियों वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है गोवा के ऊपर, दमन एंड दियो, दादरा नगर हवेली पे, मतलब जहां पे हस्बैंड और वाइफ की इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सैलरी को छोड़ के। तो अगर पार्टनर की रिटर्न फाइल 31 अक्टूबर को होगी तो अब उनकी स्पाउस की भी रिटर्न फाइल 31 अक्टूबर को होगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ये इसमें छोटा सा चेंज था।
उसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 4 में क्या था रही, अमेंडमेंट नंबर 4 निकल के आ रही है, जो आपको लेट रिटर्न फाइल करनी है और जो रिटर्न आपको रिवाइज करनी है उसकी लास्ट डेट क्या रही, 31 दिसंबर 2022। ये बात ध्यान देना जी, पहले 31 मार्च हुआ करती थी, बट मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी कहा था कि अब चाहे लेट रिटर्न फाइल करनी है चाहे रिटर्न रिवाइज करनी है, मैक्सिमम आप 31 दिसंबर तक ही लेट फाइल कर सकते हो और 31 दिसंबर तक ही रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद ना तो लेट रिटर्न फाइल होगी और ना ही रिटर्न रिवाइज होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया मैक्सिमम लेट रिटर्न इनमें से कब तक फाइल कर सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा, 31 दिसंबर। मैक्सिमम रिटर्न रिवाइज मैं कब तक कर 31 दिसंबर। हाँ, एक डेट और भी मैंने क्लास में कहा था, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्ली है। तो अगर असेसमेंट कंप्लीशन की डेट साथ में दी है फिर तो उसको और इसके कंपेयर कर लेना, जो अर्लियर वाली होगी वो आंसर होगा जी, ठीक है। बट अगर वो नहीं दी तो लास्ट डेट हमारी क्या बनेगी, 31 दिसंबर बनेगी, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 4। फिर अमेंडमेंट नंबर 5 में क्या जी, लेट फाइलिंग। अगर आपने रिटर्न लेट फाइलिंग की है तो मैंने कहा था कि अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो फीस एप्लीकेबल होगी 1000 तक की। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है उस केस में फीस कितनी लगेगी, 5000 की फीस लगेगी। 10,000 वाली फीस अब डिलीट हो चुकी है। रीजन क्योंकि 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करनी है तो 2 ही फीस होंगी। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1000 तक की फीस है। अगर टोटल इनकम 5000 से ऊपर है और आप लेट रिटर्न फाइल करते हो, मतलब 31 दिसंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो 5000 की फीस आपको देनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 5। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 6 याद करो जी। अमेंडमेंट नंबर 6 था कि मैंने कहा था कि अगर आपको आधार कार्ड इंटीमेट करना है, अगर आपने आधार कार्ड इंटीमेट नहीं किया तो 1000 तक की फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। सेम ये पैन कार्ड वाले केस के अंदर भी थी, सेम आधार कार्ड वाले केस के अंदर भी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आपने आधार कार्ड टाइमली इंटीमेट नहीं किया तो मैक्सिमम कितनी फीस एप्लीकेबल हो सकती है, 1000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। हाँ जी, हेलो, याद आ रही है ना अमेंडमेंट? सर नहीं आ रही ना, चुप करके सुन लो। फिर बच्चा कह रहे हैं सर याद ही नहीं आ रही, आएंगी कोई बात नहीं, 30 मिनट है बस, सिर्फ 30 मिनट बैठ जाओ, कम से कम याद नहीं होंगी तो दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे। ऐसी कुछ अमेंडमेंट आई हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 7 पे आओ जी। फिर अमेंडमेंट नंबर 7 था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में अगर कोई एनआर बाहर इनकम कमाता है, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में होता है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कब मानेंगे, इसमें एक छोटा सा चेंज आया था। चेंज क्या आया था कि अगर कोई एनआर इंडिया में बिजनेस कैरी कर रहा है, अगर कोई एनआर रेजिडेंट के साथ बिजनेस कैरी कर रहा है और उसकी टोटल पेमेंट जो उसको मिल रही है पूरे साल में 2 करोड़ या उससे ऊपर की मिल रही है, तो हम ये मान लेंगे उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। या फिर मैंने कहा था जैसे फॉर एग्जांपल पबजी ऐप हो गया या कई सारी प्ले स्टोर पे जो ऐप होती हैं, अगर आपके यूजर इंडिया में 3 लाख या उससे ऊपर है तो जो भी आप इनकम कमाओगे उस इनकम को बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर मान लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। तो या तो टोटल पेमेंट आपकी 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए तब कनेक्शन मान लेंगे, या अगर आपके यूजर इंडिया में है 3 लाख या उससे ऊपर तब इनकम इंडिया के अंदर मान लेंगे, तो उसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ये छोटा सा चेंज आपका अमेंडमेंट नंबर 7 है। डन है जी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 8 क्या निकल के आई थी? अमेंडमेंट नंबर 8 हमारी थी सैलरी वाले केस में कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में या आरपीएफ में 2.5 लाख तक है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी इंटरेस्ट कमाओगे वो सारा का सारा एग्जम्प्ट है एम्प्लॉय के हाथ में। बट अगर मान लो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो जितना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होगा उस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा ना, अब वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो मैंने अगर किसी बच्चे को पीएफ में दिक्कत आती है, आपको पीएफ में आती है दिक्कत, तो चुप करके एक बार टेलीग्राम पे जाना, मैंने बहुत बढ़िया पीएफ का डायग्राम बना के डाल रखा है, आप एक बार उसको पढ़ लेना। पीएफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं लिख के दे रहा हूं सर, कल क्वेश्चन बनेगा पीएफ में, कल का मतलब परसों क्वेश्चन बनेगा पीएफ में से। तो गलती मत कर देना जी, एक बार जाना टेलीग्राम पे, पीएफ का समरी डायग्राम मैंने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है कि कहां कहां पे क्या क्या टैक्सेबल होगा। बट अमेंडमेंट बस ये निकल के आई है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो नील टैक्सेबल होगा, अगर 2.5 लाख से ऊपर होगा तो जो ज्यादा वैल्यू पर इंटरेस्ट होगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। बट हाँ, ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी 5 लाख रुपए की हो जाएगी। कब? अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो लिमिट आपकी 5 लाख रुपए की मानेंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपए की। अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, लिमिट 5 लाख रुपए की है। उसके बाद जो 9.5% जो रेशो थी उसमें आरपीएफ वाले केस में वो अभी भी एग्जिस्ट करती है।
मतलब 9.5% से ऊपर वाला तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ही होगा। अगर इंटरेस्ट 9.5% तक है, ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो भी अब इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आपका इंटरेस्ट 9.5% तक ही क्यों ना हो जी। इसके एग्जाम्पल मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी कराए हैं, और जो नोट्स मैं कह रहा हूं पीएफ वाले, उसके अंदर भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो इतना टाइम नहीं एग्जाम्पल करने का, बस मैं अमेंडमेंट करवाने के लिए हूं कि अमेंडमेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए जी। तो एक बार दोबारा से फटाफट से बोल दो, लिमिट कितनी निकल के आ रही है? 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाले केस में 2.5 लाख की लिमिट है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 2.5 लाख की है, नहीं कर रहा तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए की। 2.5 लाख तक कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर जाते ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होगा उस पर आने वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद एक और अमेंडमेंट नंबर 9 में क्या निकल के आ रहा है? अमेंडमेंट नंबर 9 निकल के आ रही है कि अब जो पीजीपी के चैप्टर में ब्लॉक ऑफ एसेट है या इनटेंजिबल एसेट में, उसमें अब तुम गुडविल कवर नहीं करोगे। आपको मैंने कहा था कि गुडविल अब डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, गुडविल को डेप्रिशिएबल एसेट से बाहर निकाल दिए। अब उसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन के अंदर होगा, पीजीपी के अंदर नहीं होगा। मतलब अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे? कैपिटल गेन में करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया क्या इनटेंजिबल में गुडविल आती है? नहीं आती। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया क्या गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट में लेंगे? नहीं लेंगे। क्या गुडविल पर 25% से डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब गुडविल को इनटेंजिबल एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट से बाहर निकाल दिया, ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी अमेंडमेंट नंबर 10 में क्या था? अमेंडमेंट नंबर 10 में था कि मान लो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जमा करवाना है किसी फंड के अंदर, तो एम्प्लॉई क्या करता है? पैसा वो देता है एम्प्लॉयर को, फिर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई का दिया हुआ पैसा उसके फंड में जमा करवा देता है। अब फंड में जमा करवाने की ड्यू डेट क्या होगी? तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं है। याद करो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर कहा भी था कि जिस फंड में जमा करवाना है उस फंड में जमा करवाने की जो ड्यू डेट होगी वहां तक जमा करवाना पड़ेगा, ना कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, मान लो मैं एम्प्लॉई हूं, आप मेरे एम्प्लॉयर हो जी। अब मैंने आपको कहा जी मेरे फंड में कंट्रीब्यूट कर दो, मैंने आपको पेमेंट कर दी, तो आप अगर आगे उसमें पैसा डिपॉजिट करवाओगे तो जो भी उस फंड की ड्यू डेट होगी वहां तक जमा करवाना है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यहां पे नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 10। उसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 11 में क्या था? अमेंडमेंट नंबर 11 में थी सेक्शन 43 CA और सेक्शन 56 टू 10। याद करो मैंने कहा था कि 110% की रेंज होती है। इट मींस मैंने कहा था कि अगर एसडीवी सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो एसडीवी सेल प्राइस बन जाता है। हाँ जी, हेलो भैया, सीधे के बैठो यार। ना 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 ना, लेट के नहीं मेरे बच्चे, सीधे बैठ के क्लास देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, एकदम मस्त तरीके से माहौल के अंदर बैठो कि माहौल बनाओ आपका मस्त तरीके वाला, ठीक है ना। अब मुझे फटाफट से याद कराओ जी। मैंने क्लास में कहा था कि अगर एसडीवी सेल प्राइस के 110 से ऊपर है तो एसडीवी सेल प्राइस बन जाएगा। बट मैंने फिर कहा था अमेंडमेंट आई है 43 CA और गिफ्ट वाले सेक्शन में 56 टू 10 के अंदर कि कुछ केस में 120% की रेंज लेके चलेंगे, बट वो तब लेके चलेंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, आपने घर ट्रांसफर किया हो 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में। दोबारा बोलूंगा, आपने घर ट्रांसफर किया हो 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 21 के बीच में, और फिर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो और कंसीडरेशन 2 करोड़ रुपए तक का हो, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस केस में 120% की रेशो आप लेके चलोगे, 110 की रेशो नहीं लेके चलनी। बट हां, अगर इन 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है फिर 110% की ही रेशो लेके चलोगे, फिर 120 की रेशो नहीं है। बट जो कैपिटल गेन का सेक्शन 50C था उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसमें 110 की ही रेशो लेके चलनी है, उसमें 120 की रेशो लेके नहीं चलनी। तो बच्चा कहता है अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि अगर प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, फिर तो 120 वाला केस देखेंगे, बट वो भी तब देखेंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन 12 नवंबर 20 से 30 जून 21 के बीच में घर बिका हो, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो, कंसीडरेशन 2 करोड़ रुपए तक का हो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 120 की रेशो है, नहीं तो फिर क्या लेके चलेंगे? 110 की, बट कैपिटल गेन में ओनली 110 की रेशो लेके चलेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 11। और यही गिफ्ट के लॉ में चेंज आया है, यही गिफ्ट के लॉ में चेंज है सर। इट मींस अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया अदर सोर्स की इनकम निकालो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड थी और प्रॉपर्टी मैंने बेची इस डेट के बीच में, और मैंने प्रॉपर्टी कैसे बेची? इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में। तो याद आ रहा है अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल कब होती है? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन याद करो, पहली कंडीशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा हो और डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो।
तो जो 110% था, अब वहां पे 120% की रेशो लेके चलना, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। नहीं तो 110% की ही रेशो लेके चलनी है। बट हां, कैपिटल एसेट वाले केस में हमेशा 110% की ही रेंज होगी, उसमें 120 की रेंज नहीं होगी। 120 की रेंज तब है जब प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह। डन है जी। तो ये अमेंडमेंट नंबर 11 निकल के आ रही है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट नंबर 12 पे आओ जी। अमेंडमेंट नंबर 12, ऑडिट की लिमिट अब चेंज हो चुकी है। लिमिट कितनी हो चुकी है? 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है। बट कब हो? 10 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी अगर 95% ट्रांजेक्शन आपकी ऑनलाइन है। मतलब पेमेंट और रिसीविंग अगर दोनों 95% ऑनलाइन चल रही हैं तो 10 करोड़ रुपए की लिमिट होगी। नहीं तो ऑडिट की लिमिट वैसे आपकी 1 करोड़ रुपए की है और प्रोफेशनल वाले केस में 50 लाख रुपए की है जी, ठीक है। तो देखो, ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए है कब? अगर 95% काम कैसे हो रहा है जी? ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 13, सेक्शन 44 एडीए। हाँ जी, याद कराया करो मेरे को, ऐसे बैठना नहीं है आज मैं के जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरवाली माता दर्शन पाएंगे। अब तो बस परसों एग्जाम है सर, आपने बेस्ट एफर्ट लगा दो, बस लास्ट एफर्ट लगा दो, बस 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 लास्ट एफर्ट है जी। जितनी जान है सारी झोंक दो। बराबर से मुझे याद कराओ, सेक्शन 44 एडीए किस केस में था? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। उसमें मैंने कहा था एक चेंज आया है, अब ये 44 एडीए एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। बट एचईएफ यहां पे कवर नहीं होगा और एलएलपी भी यहां पे कवर नहीं होगी। देखो, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल और फर्म एलएलपी को छोड़ के, और एचईएफ भी अब यहां पे कवर नहीं होगी, ये बात ध्यान दो। 44 एडीए इसमें आपका चेंज आया है, ठीक है। 44 एडीए किसका था? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया 44 एडीए किस केस में लगेगा? इंडिविजुअल में लगेगा, पार्टनरशिप फर्म में लगेगा, एलएलपी में नहीं लगेगा, एचईएफ में नहीं लगेगा जी। उसके बाद देखो अमेंडमेंट नंबर 14, अमेंडमेंट नंबर 14 कैपिटल गेन वाले केस में आई है जी। यूलिप प्लान, याद करो मैंने कहा था यूलिप प्लान को कैपिटल एसेट मान लेंगे कब? अगर प्रीमियम जो पे कर रहे हो वो 2.5 लाख से ऊपर है, या अगर आपकी मोर देन 1 यूलिप है और एग्रीगेट प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। बट आपने यूलिप प्लान कब लिया हो? 1 फेब 2021 या उसके बाद। दोबारा बोलो, यूलिप प्लान कब लिया हो? 1 फेब 2021 या उसके बाद अगर यूलिप प्लान लिया होगा तो उस केस में कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा अगर प्रीमियम पेबल आपका 2.5 लाख से ऊपर है जी। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 15, अमेंडमेंट नंबर 15 किसमें है? कैपिटल गेन के चैप्टर में, सेक्शन 45(2). सेक्शन 45(2) एप्लीकेबल कब होता है? अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, या पार्टनर रिटायर हो रहा है, या पार्टनर की डेथ हो रही है, तो पार्टनर को जब एसेट मिलेंगी उस केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा? तो याद करो, आपको मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था कि अब कैपिटल गेन निकालने का इसमें तरीका चेंज हो चुका है। पहले हम क्या लेते थे? पहले जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल प्राइस होगा, उसके बेस पे कैपिटल गेन निकालते थे। 45(2) कह रहा हूं, 45(4) आएगा, ये 45(4) है, 45(2) नहीं 45(4). तो पहले हम क्या करते थे, जो एफएमवी होगी भाई, जो जब मान लो पार्टनरशिप हमने पार्टनर को एसेट दी तो जो भी एफएमवी होगी वो सेल प्राइस बनता था। बट अब कैपिटल गेन निकालने का तरीका चेंज हो गया। अब 45(4) में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा जी? कैपिटल गेन निकलेगा A = B प्लस में C माइनस में D। दोबारा बोलो, A = B प्लस में C माइनस में D। अब गवर्नमेंट कहते हैं कैपिटल गेन कैसे निकालना है? A मतलब जो तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से मनी फॉर्म में पैसा मिल रहा है पार्टनर को, एक तो वो लिख लो, प्लस में जो तुम्हें एसेट मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें ये जोड़ लो, और जो भी तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन जो भी तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको माइनस कर दो। इस तरह से तुम्हारे कैपिटल गेन निकल के आएंगे। सर क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? 45(4) में इनमें से कैपिटल गेन निकालने का तरीका कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? A = B प्लस में C माइनस में D। तो A का मतलब कैपिटल गेन, B का मतलब मनी वैल्यू, C का मतलब एफएमवी ऑफ द एसेट, और D का मतलब कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है जी। तो इस तरह से कैपिटल गेन निकलेगा 45(4) में। ये आपकी अमेंडमेंट आई थी जी कैपिटल गेन के चैप्टर में। उसके बाद एक और अमेंडमेंट नंबर 16, स्लम सेल वाले में अमेंडमेंट आई थी। याद आ रहा है स्लम सेल वाले में क्या अमेंडमेंट आई थी? स्लम सेल हमें तो याद नहीं आ रहा यार, स्लम सेल होता क्या है यार? स्लम सेल, हाँ याद आ गया सर, स्लम सेल वाले में वो आई थी ना अमेंडमेंट। आपने पहले कहा था कि जितने की अंडरटेकिंग बिकी है पहले वो सेल प्राइस लेते थे, बट आपने कहा था कि अब एफएमवी लेते हैं। क्वेश्चन में 2 एफएमवी दी होंगी, एफएमवी 1 और एफएमवी 2, जो भी हायर होगी वो एफएमवी लेके चलेंगे। आंसर इज यस। तो स्लम सेल वाले केस में अब सेल प्राइस क्या लेना है आपको? लेना है एफएमवी। एफएमवी दी होगी एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट्स सो ट्रांसफर, जो आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है उसकी एफएमवी दी होगी,
और जो आपको कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है उसकी एफएमवी दी होगी। इनमें से जो हायर एफएमवी होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। बस एक बात ध्यान दो, रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दे, अगर आपको एफएमवी एक दी है तो वो सेल प्राइस बनेगा, अगर दो एफएमवी दी है तो दोनों में से हायर वाली एफएमवी स्लम सेल में सेल प्राइस बनेगी। बस एक बात ध्यान देना जी। ये अमेंडमेंट नंबर 16 इस बार आई थी जी। फिर अमेंडमेंट नंबर 17 कैपिटल गेन में इंडेक्स रेट चेंज हो गया। प्रीवियस है 21 22 का कितना आ गया 317 317 317, ये नया इंडेक्स रेट है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 18 जो यूलिप प्लान मैंने कहा था कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, अब टैक्स रेट क्या लगेगा 112A और 111A सेक्शन लगेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में 1 लाख एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख के बाद 10% टैक्सेबल, और अगर वो शॉर्ट टर्म गेन होंगे तो 111A में 15% से टैक्सेबल होंगे। यूलिप प्लान पे कैपिटल गेन के टैक्स रेट आपके ये वाले एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 19 सेक्शन 80EEA याद आ रहा है 80EEA कौन सा है सर, कौन सा है? अरे नालायक को याद करो। 80E किसका है? हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ था कि लोन सैंक्शन होना चाहिए 31 मार्च 21 तक ना, उसका एक ईयर एक्सटेंड करके 31 मार्च 22 कर दिया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लोन सैंक्शन कब तक होना चाहिए 31 मार्च 22। अब ये नई डेट निकल के आ रही है जी। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 20 जी, अमेंडमेंट है ये टीडीएस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 194P। 194P में क्या था याद करो 194P 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 पी 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 गए सर, याद ही नहीं आ रहा सर, अरे राम। हाँ याद आ गया यार, वो सर 2 मिनट सोचना पड़ता है। पता है क्या था उसके अंदर, हम बताओ सर। उसके अंदर वही था ना, अगर कोई इंडिविजुअल होगा, इंडिया का रेजिडेंट होगा, उसकी एज 75 ईयर और मोर होगी, ठीक है, और उसकी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होगी सेम बैंक से, उसकी और कोई इनकम नहीं होगी, तो उस केस में जिस बैंक से उसको इनकम आनी है तो बैंक वाले ही टैक्स पे करेंगे, बैंक वाले ही रिटर्न फाइल करेंगे। अब इनको रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट कर दिया है। 194P में यह आया था जी। तो कंडीशन क्या है देखो, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, एज आपकी 75 या उससे ऊपर हो, ठीक है, पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम हो, सेम बैंक से हो। कंडीशन ध्यान देना जी, इंडिविजुअल, रेजिडेंट, सीनियर सिटीजन। इसमें सीनियर सिटीजन बोलते हैं 60 साल वालों को नहीं, 75 और मोर वालों को। वैसे सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद बन जाते हो, बट 194P में आपकी एज की लिमिट है 75 और मोर, ठीक है, और पेंशन इंटरेस्ट मिल रहा हो सेम बैंक से। उस केस में बैंक आपकी रिटर्न फाइल करेगा, बैंक टैक्स पे करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट हो जाओगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 21 भी टीडीएस के अंदर है। 194Q याद करो, एक नया सेक्शन आया था 194Q। उसमें क्या था, बायर की पिछले साल की टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है और बायर ने सामान परचेज किया 50 लाख से ज्यादा, तो बायर जब पेमेंट करेगा सेलर को तो 0.01% से बायर टीडीएस काटेगा, बट पूरी वैल्यू का नहीं। जितनी पेमेंट 50 लाख से ऊपर होगी उस पेमेंट का 0.01% से टीडीएस काट लेगा। बट कंडीशन है बायर की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और बायर जो पेमेंट कर रहा है वो 50 लाख से ऊपर की है, मतलब 50 लाख तक कोई भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नया सेक्शन 194Q आया था। देखो यहां पे बायर है, सेलर है, गुड्स परचेज किया 50 लाख से ऊपर, लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो बायर पेमेंट करेगा, डिडक्ट टीडीएस करेगा 0.01 से। जितनी पेमेंट 50 लाख से ऊपर होगी उतनी वैल्यू का बायर टीडीएस काट लेगा। ये भी एग्जाम में परसों के पक्का बन सकता है जी, कंफर्म बनेगा जी। बस ध्यान देना, बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, पेमेंट 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए, रेट 1% नहीं है 0.01% है, मतलब 0.1% लगा लो, 0.1% है, मैं 0.01 कह रहा हूं, 0.1% रेट है जी, और वो भी पूरी वैल्यू का नहीं, जितनी पेमेंट 50 लाख से ऊपर होगी उसका टीडीएस कटेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, डन है जी। उसके बाद अगली अमेंडमेंट भी, अमेंडमेंट नंबर 22 भी किसमें से है, टीडीएस में से है। याद करो मैंने कहा था कि अगर रिटर्न पिछले 2 साल के आपने टाइम पे फाइल नहीं की और उन सालों का टीडीएस 50,000 से ऊपर कटा था, तो आपका जो अब टीडीएस कटेगा, आपने मतलब रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट की है तो टीडीएस भी हायर रेट से कटेगा। हायर किसमें से, जो सेक्शन में रेट है उसका ट्वाइस, जो फाइनेंस एक्ट में रेट है उसका ट्वाइस, और 5% विच एवरेज हायर, इस रेट से टीडीएस कटेगा अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करने में डिफॉल्ट किया। अगर आपने पैन कार्ड में डिफॉल्ट किया तो भी टीडीएस हायर रेट से करता है, सेक्शन 206AA। बट अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करने में डिफॉल्ट किया पिछले 2 साल की, उस केस में टीडीएस तो भी हायर से कटेगा। बट हायर इसमें क्या है, जो सेक्शन में उसका ट्वाइस, जो फाइनेंस एक्ट में उसका ट्वाइस, और 5% विच एवरेज हायर, इस रेट से टीडीएस कटेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 22।
फिर अमेंडमेंट बस 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 मेरे बच्चे बस 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 खत्म है जी। अमेंडमेंट नंबर 23 कौन सी? अमेंडमेंट नंबर 23 है जो आपका नोटिस जाता है सेक्शन नंबर 143(2) में। याद आ रहा है किसका रहता है री? स्क्रूटनी असेसमेंट का, रेगुलर असेसमेंट का। तो वो 3 महीने के अंदर अंदर सब हो जाना चाहिए। पहले यहां पे 6 महीने की लिमिट होती थी, अब यहां पे 3 महीने की लिमिट है 143(2) के अंदर। बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट थी इनकम टैक्स में। मैं ये नहीं कह रहा बस यही अमेंडमेंट है, बाकी अमेंडमेंट भी हैं, बट एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। आप इजीली उस टाइम उसको छोड़ सकते हो। अगर आपने पहले किए तो वेल एंड गुड, नहीं पहले किए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतनी भी कर लोगे तो एग्जाम में कोई ना कोई अमेंडमेंट इसमें से ही टक्कर जाएगी आपको, ठीक है। ये नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट देख के जरूर जाना जी ये वाली अमेंडमेंट। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, अमेंडमेंट तो एग्जाम में आती ही नहीं। सर इस बार CS प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, ध्यान रखना। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके एग्जाम के अंदर अमेंडमेंट्स आ जाए, ऐसा ना हो कि आप वहां पे गलती करके आ रहे हो जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला, अब GST में 6 अमेंडमेंट 7 अमेंडमेंट गिनी चुनी मैंने यहां पे रखी हैं जी। अब वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि GST में ज्यादा चेंजेस तो है नहीं, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, कस्टम में कोई भी चेंज नहीं है जी। देखो जी अमेंडमेंट नंबर 24, अमेंडमेंट नंबर 24 ये है, याद करो हम रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं। अब अगर मान लो मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी और मुझे अब वो रिवोक करनी है, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, मुझे रिवोकेशन करनी है, तो गवर्नमेंट कहती है आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 दिन में डाल सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर डालनी है। अगर 30 दिन में नहीं डाले तो मैक्सिमम 30 दिन की आपको एक्सटेंशन और मिल जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कितने दिन में डालनी होती है? 30 दिन। एक्सटेंशन कितने का मिलेगा? 30 दिन। टोटल कितने हो गए? 60 दिन से ऊपर टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। बस आपको यह बात ध्यान दो रही। ये अमेंडमेंट नंबर 24 है जी। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 25, अमेंडमेंट नंबर 25 ये है कि अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, अब एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस इशू करने से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताओ इनमें से ई इनवॉइस इशू करने से कौन एग्जम्प्ट है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी जो होंगे वो ई इनवॉइस इशू करने से एग्जम्प्ट हैं। अब उनको ई इनवॉइस यहां पे इशू नहीं करना, ये अमेंडमेंट नंबर 25 है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 26 जी। अमेंडमेंट नंबर 26 बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस कैसी? बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड। जैसे आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि जो मिड डे मील होती है, अरे स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलती। आपने अगर आप में से कोई बच्चा गांव के स्कूल में कभी पढ़ा है आंगनवाड़ी, अरे आंगनवाड़ी, आप नाम सुना आंगनवाड़ी का? नहीं पता। गांव में स्कूल होते हैं उसमें ना मिड डे मील मिलती है। तो अभी तक क्या था, वो गवर्नमेंट की फंडिंग से होती थी। अब कंपनी वालों ने कहा हम भी फंडिंग करना चाहते हैं, हम भी मिड डे मील देना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब गवर्नमेंट की फंडिंग हो या कॉर्पोरेट की फंडिंग हो, किसी की भी फंडिंग हो, मिड डे मील जो स्कूलों में होगी वो एग्जम्प्ट होगी, उस पर कोई भी GST की बातें नहीं होंगी। तो बस गवर्नमेंट की ये क्लैरिफिकेशन है, सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड मिड डे मील इज एग्जम्प्ट इन ऑल केसेज। पहले सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग की बात होती थी, अब सारी फंडिंग, मतलब कंपनी वाले भी अगर फंडिंग करना चाहते हैं तो कोई GST नहीं, एग्जम्प्ट है जी। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 27 जी। अमेंडमेंट नंबर 27 GSTR 9C। पता किसका GSTR 9C? GSTR 9C एनुअल रिटर्न है? नहीं 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 नहीं, वो तो GSTR 9 है सर, कॉम्पोजिट वाली एनुअल रिटर्न। नहीं 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 नहीं, वो तो GSTR 9 नहीं है। अच्छा अच्छा, वो 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यस, जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जाती है 9C के अंदर, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जम्प्ट है। तो परसों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा री, कितनी टर्नओवर तक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C एग्जम्प्ट है? 5 करोड़ तक एग्जम्प्ट है। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 28 GST ऑडिट अब खत्म हो चुका है। हेलो भैया, मुझे मैसेज मत करोगे, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी, पता क्या पूछ रहे हैं? सर GST ऑडिट की लिमिट कितनी है? 2 करोड़ है, 5 करोड़ है? भाई साहब ऑडिट ही खत्म हो चुका है। स्पेशल ऑडिट है, जर्नल ऑडिट है, बट जो टर्नओवर वाला ऑडिट था ना, वो अब GST ऑडिट खत्म हो चुका है। अब ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले CA और CMA ऑडिट करते थे, बट मैंने क्लास में भी कहा था कि अब GST ऑडिट रिमूव हो चुका है, अब टर्नओवर वाला ऑडिट नहीं है जी। उसके बाद देखो अमेंडमेंट नंबर 29, एक छोटा सा चेंज सप्लाई के चैप्टर में आया 71AA। याद आ रहा है जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों के, मैंने क्लास में भी कहा था सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई मानते हैं। याद करो, सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई मानते हैं। तो वही 71AA है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करेगा, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करेगा या ट्रांजैक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, तो वो 71AA में सप्लाई मान लिया जाएगा। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 29। और लास्ट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 30 जी। रूल नंबर 36(4) में वैसे चेंज आ चुका है।
ठीक है जी। आपको मैंने नई अमेंडमेंट बताई थी वैसे कि जितने इनवॉइस अपलोड करोगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं करोगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट मैंने कहा था 5% की रेशो होती थी, तो अभी जून एग्जाम के लिए 5% की रेशो ही एप्लीकेबल है। आपके मॉड्यूल में भी 5% की रेशो से ही क्वेश्चन किए हैं। दिसंबर 22 में 5% की रेशो हट चुकी है, बट परसों में जिनके एग्जाम हैं उनको 5% से ही कैलकुलेशन करनी है। और 5% कैसे, याद आ रहा है? जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका तो पूरा आईटीसी मिलेगा। जितने इनवॉइस अपलोड नहीं किए उस केस में जो इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं उसके आईटीसी का 5%, और जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए उसका एक्चुअल आईटीसी विच एवर इज लेस। मतलब मैंने आपको कहा भी था कि मैक्सिमम जो अपलोड हो चुके हैं उसको तो पूरा क्लेम कर लो, जो अपलोड नहीं हुए उस केस में मैक्सिमम 5% आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उससे ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। री ये भी जून के लिए एप्लीकेबल है, जून के लिए एप्लीकेबल है, 5% वाली रेशो एप्लीकेबल है। उसके बाद बस ये अमेंडमेंट 30 है जी, ये सुपर 30 अमेंडमेंट थी, और बाकी छोटी मोटी और भी अमेंडमेंट्स हैं। अगर वो आपको डिटेल में देखनी है तो अमेंडमेंट क्लास आई है, बट इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है जी। अगर आप ये भी देख लोगे तो सुपर फास्ट अमेंडमेंट आपकी खत्म हो चुकी है जी, ठीक है जी। और बस हाँ, एक बात और ध्यान देना जी, जो मैंने सुपर फास्ट रिवीजन क्लास डाली है छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की क्लिप डाली है, सर्कुलर डाले हैं, जो नई नई अमेंडमेंट 10-10 मिनट की है सर, वो जरूर देख के जाना, वो स्किप मत कर देना सर। मैं सही बता रहा हूं, उसमें से पेपर भर भर के आएगा। मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है जी, आप प्लेलिस्ट में जाओ, जो इस बार का स्टूडेंट दरबार की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से दिख जाएंगी क्लासेस, वो जरूर देखनी है। 10-10 15-15 मिनट की है, स्किप मत कर देना, वो रिक्वेस्ट आपसे, चाहे वो रात को सोने से पहले देख लो, आधे घंटे में सारी हो जाएंगी आपकी, वो जरूर देखनी है। बाकी कल मिलेंगे हम सुबह 11 बजे लिमिट्स की वीडियो के साथ। ये संजीवनी बूटी मेरे पास है, टेलीग्राम पे मैंने डाली हुई है, ये सारी लिमिट्स है। फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से सारी हम लिमिट कोशिश करेंगे जितनी हो सके उतनी रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में लिमिट बेस्ड सब क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों को याद नहीं होता। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको सारी की सारी लिमिट्स रिकॉल करवाने की, कि आप ताकि लिमिट्स आपके दिमाग में रहे। डन है जी। तो बस ये 30 अमेंडमेंट थी जी, और हमने कंप्लीट कर ली है। अगर इस अमेंडमेंट में कोई दिक्कत हो, आपका मैंने अपना नंबर दिया हुआ, एक बार दोबारा दे रहा हूं, जिनको भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9643036663 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो, अपने डाउट्स ऑडियो भेज दो, मैं ऑडियो से रिप्लाई आपको कर दूंगा जी, ठीक है जी। बस अभी ये क्लास में अपलोड कर रहा हूं, तुरंत देख लो, चाहे स्पीड फास्ट करके देखो चाहे जैसे भी देखो जी। ये जरूर देखनी है आपने, सुपर फास्ट अमेंडमेंट, सुपर 30 अमेंडमेंट, ठीक है जी। चलो बाकी मिलते हैं कल सुबह 11 बजे लिमिट्स वाली वीडियो के साथ। आपने तब तक के लिए पूरी कंप्लीट रिवीजन कर लो अच्छे से, ताकि 3 से 4 घंटे में लिमिट्स हमें रिकॉल करनी है, उसके बाद फिर दोबारा तैयारी करनी है, और परसों एग्जाम में फट्टे चक्के आने चाहिए। पेपर चाहे मुश्किल से मुश्किल हो, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट जो आएगा हम उसको अटेम्प्ट करके आएंगे, बात खत्म होती है। अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा देना, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है जी। चलो बाकी मुलाकात करते हैं फिर कल सुबह 11 बजे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।